शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम LA-Wi-Fi के स्ट्रक्चर्ड करिकुलम को बेस बनाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन लाइफ साइकिल के पूरे सफर को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक सिंपल आइडिया को रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में बदलना, खैर ये सिर्फ मैथ और फिजिक्स का खेल नहीं है, ये एक पूरी आर्ट फॉर्म है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस इंजीनियरिंग डिजाइन के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। ये पूरा सफर 6 अहम हिस्सों में बांटा गया है। LFI प्लेटफॉर्म के बेसिक्स से शुरुआत करके कॉन्सेप्ट एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स एंड मटेरियल्स, डिजिटल क्रिएशन, रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन और आखिर में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट आउटकम्स। बस एक क्विक ओवरव्यू था ये, अब ठीक से आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, द LFI प्लेटफॉर्म और डेमोक्रेटाइजिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन। इसका मेन फंडा बहुत सिंपल है। दुनिया भर में हाई क्वालिटी एजुकेशन हर किसी की पहुंच में होनी चाहिए। अब ग्लोबल एजुकेशन का ये मिशन ना एक बहुत ही शानदार बैलेंस पर टिका है। एक तरफ इनका फ्री कोर्स है जिस पे रोजाना 1 घंटे की लिमिट है और 90 दिन का एक्सेस मिलता है, और दूसरी तरफ सिर्फ $37 की लागत वाला प्रीमियम टियर जिसमें लाइफ टाइम एक्सेस, AI ग्रेडिंग और ट्यूटर की सुविधा मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रीमियम मॉडल से आने वाला सपोर्ट ही इन फ्री कोर्सेज को जिंदा रखता है। एकदम परफेक्ट इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कॉन्सेप्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी आइडिएशन से लेकर इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स तक का सफर। असल में किसी भी इंजीनियर का मेन काम तभी शुरू होता है जब ह्यूमन एम्पैथी को एक सॉलिड टेक्निकल प्रॉब्लम में बदला जाता है। क्योंकि डिजाइन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ये एक इटरेटिव डिजाइन साइकिल है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग और आखिर में सॉल्यूशन वैलिडेशन। असल में ये एक लगातार चलने वाली लूप है जहां पुरानी गलतियों से सीखकर नए डिजाइन को और बेहतर बनाया जाता है। पर आइडिया आने के बाद सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है? उस आइडिया को बिना किसी गलती के कम्युनिकेट करना। और यही एंट्री होती है GD&T की, जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। समझ लीजिए ये इंजीनियर्स की यूनिवर्सल भाषा है। अगर टॉलरेंसेज और डेटम्स को ठीक से डिफाइन ना किया जाए ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में भयंकर गलतियां हो सकती हैं। मतलब इतनी बड़ी कि करोड़ों के स्पेसक्राफ्ट्स तक फेल हो जाते हैं। सही GD&T इंश्योर करता है कि दुनिया के किसी भी कोने में बने पार्ट्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट हों। और GD&T के साथ साथ कुछ टेक्निकल ड्राइंग एसेंशियल्स भी होते हैं, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, अंदर की डिटेल्स दिखाने वाले सेक्शनल कट्स, बिल्स ऑफ मटेरियल्स यानी BOMs और टाइटल ब्लॉक डेटा। ग्लोबल टीम्स के बीच किसी भी तरह के कंफ्यूजन को रोकने के लिए इन स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स का होना लिटरली अनिवार्य है, वरना कितना क्योस हो जाएगा। तीसरा सेक्शन है फिजिक्स एंड मटेरियल्स, यानी अब वक्त आ गया है उन वर्चुअल आइडियाज को एक ठोस मजबूत रूप देने का। मटेरियल चुनना सिर्फ सबसे मजबूत चीज ढूंढना नहीं होता, या यूं कहें ये एक पूरा बैलेंसिंग एक्ट है। आखिर हर चीज स्टील की क्यों नहीं बनाई जाती? सिंपल सी बात है, मेटल्स, पॉलीमर्स और कॉम्पोजिट्स, इन सभी मटेरियल फैमिलीज की अपनी अलग खासियत होती है। एक इंजीनियर को सस्टेनेबिलिटी, फटीग और यील्ड स्ट्रेंथ के बीच तुलना करनी ही पड़ती है ताकि हर एप्लीकेशन के लिए एकदम परफेक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल डिसाइड किया जा सके। एक बार मटेरियल चुन लिया गया, उसके बाद उस पर आने वाले दबाव यानी स्ट्रेस का हिसाब लगाना होता है। यहाँ यूलर बर्नौली बीम इक्वेशंस और मल्टी एक्सियल फेलियर थियरीज पिक्चर में आती हैं। जब किसी भी पुर्जे पर बार बार साइक्लिक लोड पड़ता है तो फटीग से उसका टूटना लगभग तय है। इसीलिए डिटर्मिनिस्टिक सेफ्टी फैक्टर्स का इस्तेमाल करके कंपोनेंट की स्ट्रक्चरल सर्वाइवल को फेलियर से पहले ही मैथमेटिकली सुनिश्चित कर लिया जाता है। चौथा सेक्शन, डिजिटल क्रिएशन एंड कंपोनेंट्स। फिजिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद इन सभी चीजों को एक कॉम्प्लेक्स वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट किया जाता है। किसी भी डायनामिक मैकेनिकल सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो उसके कोर कंपोनेंट्स ही होते हैं। शाफ्ट्स और कीज, गियर्स, फास्टनर्स, स्प्रिंग्स और बेरिंग्स, ये सभी ऐसे पावर ट्रांसमिशन और जॉइनिंग एलिमेंट्स हैं जिनके बिना किसी मॉडर्न मशीन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से ये किसी भी मशीन की बेसिक एनाटॉमी है। इन सभी कंपोनेंट्स को डिजिटल रूप देने का सबसे एडवांस तरीका है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ये डायमेंशन ड्रिवन CAD वर्कफ्लोज तो वाकई किसी जादू से कम नहीं है। मान लेते हैं डिजाइन के किसी एक हिस्से में बदलाव किया गया, तो उससे जुड़े बाकी सभी फीचर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। इससे डिजाइन रिविजन्स बेहद फास्ट और बिल्कुल एरर फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब एक ही डिजाइन पर हजारों लोग काम कर रहे हों तो डेटा केओस होना तो तय है। यही काम आता है PDM
यानी प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट, सिक्योर वर्कफ्लोज, चेक-इन्स और स्टेप या आईजेस जैसे न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट्स ये इंश्योर करते हैं कि ग्लोबल टीम्स के बीच कोई वर्जन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सभी लोग इफेक्टिवली एक ही पेज पर रहते हैं। 5वां सेक्शन रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन और एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये आखिरी टेक्निकल फेज है जहां डिजिटल मॉडल्स को असली दुनिया में प्रोड्यूस करने की तैयारी की जाती है। प्रोडक्शन में टॉलरेंसेस तय करना पैसे बचाने या गंवाने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो को ध्यान में रखकर मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं और बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बजाय स्मार्ट इंजीनियर्स आरएसएस जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कैपेबिलिटी मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे जरूरी प्रिसीजन भी मिल जाता है और कॉस्ट्स भी कंट्रोल में रहती हैं। और इस एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन का जादू चलाया जाता है। ये डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिदम्स ठीक वैसा ही काम करते हैं जैसा हमारा नेचर करता है। मटेरियल को सिर्फ वहां रखते हैं जहां उसकी एक्चुअल जरूरत होती है। खासकर 3D प्रिंटिंग में ऐसे लाइट वेट ऑर्गेनिक मटेरियल लेआउट्स डिजाइन के मास और स्टिफनेस टारगेट्स को ईजिली पूरा कर लेते हैं। एरोस्पेस से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक ये टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से ठीक पहले हर डिजाइन को एक आखिरी और सबसे कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे एडवांस्ड वैलिडेशन कहते हैं, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA से स्ट्रेस चेक किया जाता है, टगुची अरेज से डिजाइन्स को रोबस्ट बनाया जाता है और FMEA के जरिए फ्यूचर में होने वाले फेलियर्स को पहले ही डॉक्यूमेंट करके रोक लिया जाता है। असल में एक सच्चा इंजीनियर कभी अंधेरे में तीर नहीं चलाता। आखिरी सेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट आउटकम्स। एक करिकुलम चाहे कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, उसकी असली परख इस बात से होती है कि वो कितना अडेप्टेबल है। LFI प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यही ही कस्टमाइजेबिलिटी है। यहाँ सिलेबस के वर्कलोड को 4 घंटे से लेकर पूरे 360 घंटे तक इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। ये आज़ादी किसी भी लर्नर को अपने स्पेसिफिक नॉलेज गैप्स को सीमलेसली भरने का मौका देती है, बिना वक्त उन चीज़ों पर बर्बाद किए जो उन्हें पहले से आती हैं। और इस फ्लेक्सिबिलिटी का डायरेक्ट पॉजिटिव असर स्टूडेंट्स पर दिखता है, जैसा कि स्टूडेंट मैरियाना फेरेस के इस कोट से साफ पता चलता है। उन्हें ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बेहद पसंद आया, जहां लेसन्स बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और अनजरूरी कंटेंट को आसानी से स्किप किया जा सकता है। ये अप्रोच लोगों को उनके स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स तक बहुत तेजी से पहुंचाती है। और इन सभी एडवांस्ड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स और लाइफ टाइम एक्सेस की कीमत सिर्फ $37। एक वैलिड सर्टिफिकेशन के साथ इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन का मिलना इस बात को इंश्योर करता है कि प्रीमियम टेक्निकल नॉलेज सिर्फ उन तक सीमित ना रहे जिनके पास बहुत बड़ा बजट है। असल मायनों में यही तो एजुकेशन की सच्ची डेमोक्रेटाइजेशन है। तो अपने इस विश्लेषण को हम एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब एजुकेशन और इतने एडवांस डिजाइन टूल्स सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो आने वाली इंजीनियर्स की पीढ़ी क्या नया निर्माण करेगी? हार्डवेयर इनोवेशन का भविष्य अब किस नई दिशा में जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से मैकेनिकल डिजाइन लाइफ साइकिल को और बेहतर समझने में मदद मिली होगी। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।